सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक अध्ययन के हमारे अतीत प्रथम का पहला पाठ आपके लिए लेकर आए हैं। आशा है आप सभी बच्चे इस पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सामाजिक अध्ययन किसे कहते हैं। बच्चों, सामाजिक अध्ययन का मतलब होता है जिसमें हम समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समाज किसे कहते हैं? समाज होता है व्यक्तियों का वह समूह जिसके अंदर वह अपना जीवन यापन करता है, अपनी संस्कृति को जीता है। अब सामाजिक अध्ययन के 3 भाग होते हैं। पहला भाग इतिहास, जिसे हम अतीत कहते हैं। दूसरा भाग भूगोल। तीसरा भाग राजनीति शास्त्र। तो बच्चों, आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे, हमारा अतीत, हमारा इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास का आशय होता है जो बीत गया, मतलब जो घट चुका है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमने नहीं देखी, केवल हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, इसे ही इतिहास कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपको ये पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। आशा है सभी बच्चे इस पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कैसे पता लगाएं। कैसे क्या पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। बच्चों, आज से 10 साल पहले क्या हुआ था, आज से 20 साल पहले क्या हुआ था, हमें कुछ जानकारी नहीं है। अगर हमें आज से 10 साल या 20 साल या 50 साल पहले की जानकारी इकट्ठा करनी है या हमें उसके बारे में जानना है, तो प्यारे बच्चों हम अखबार पढ़ सकते हैं, उस समय का हम रेडियो सुन सकते हैं या हम इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करके उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। यानी अगर आपको ये नहीं पता कि पिछले साल क्या हुआ था, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर लो जो उस समय की कुछ बातों को ध्यान रखता हो, उस समय की कुछ बातें उसके पास हो, उस समय की जानकारी उसके पास हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? बच्चों, अभी जो मैं आपको बात बता रहा था वो आज से 2-4 साल पहले है, 40 साल पहले है, 50 साल पहले है। लेकिन आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले या इससे कई गुना साल पहले क्या हुआ था, वो हम कैसे जानकारी प्राप्त करें, उसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी, ये सोचने वाली बात है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? बच्चों, अतीत होता है घटित हुआ, यानी वे घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं या वो हमारे जीवन से पहले घटित हो चुकी हैं, उसे ही अतीत कहते हैं, उसे ही इतिहास कहते हैं। अब हम इसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करें, कैसे हम अपने जीवन से कई हजार साल पहले की जानकारी को इकट्ठा करें? मान लीजिए हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। मान लीजिए मैं आपको कोई उदाहरण दे रहा हूं, जैसे ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल हमारे समय में तो नहीं बनवाया गया था, लेकिन हमने इतिहास को खंगाला, इधर उधर से जानकारी इकट्ठा की, हमने पाया कि ताजमहल मुगलों के शासक शाहजहां ने बनवाया था। तो प्यारे बच्चों, यही इतिहास होता है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे,
किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक कहते हैं शिकारी। बच्चों, जब आदि मानव था, जंगलों में रहता था, कोई भाषा नहीं जानता था और उसके पास कोई व्यवसाय भी नहीं था, कोई काम भी नहीं था, तब वह अपना पेट भरने के लिए शिकार करता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था, उन्हें मारता था। तो प्यारे बच्चों, उन्हें ही आखेटक कहा गया है। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतज्ञ या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। बच्चों, हम इन सभी चीज़ों के बारे में कैसे प्राप्त करते हैं, जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? हम इनके बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, या इतिहास के माध्यम से हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब अगली हेडिंग है, लोग कहाँ रहते थे। ये किन के बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है इतिहास में घटित होने वाली घटनाएं, इतिहास में या भूतकाल में रहने वाले व्यक्ति, वो कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, कैसा उनका घर था, इसके बारे में जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। आइए पढ़ते हैं। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि अगर आप मानचित्र में नर्मदा नदी को देखोगे या उसके मानचित्र को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके आसपास आज से कई लाख साल पहले कुछ सभ्यताएं थी, कुछ शहर थे और वे लोग संग्रहारक थे। संग्रहारक कहते हैं जो किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं, किसी वस्तु को इकट्ठा करते हैं। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। यानी बच्चों, वो नर्मदा नदी के जो आसपास जंगल था, नर्मदा नदी के जो आसपास का विशेष क्षेत्र था, उसमें ही वो रहते थे और उससे ही वो अपना जीवन यापन करते थे। कैसे? वो वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे, खाने की चीज़ें में कंदमूल, फल इत्यादि इकट्ठा करते थे। वहीं से पानी भी उन्हें मिल जाता था नदी से। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। बच्चों, उनमें से कुछ लोग मांसाहारी भी थे और वो मांस को खाने के लिए जानवरों का शिकार करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये दोनों पहाड़ियाँ किधर हैं? ये दोनों पहाड़ियाँ हैं उत्तर और पश्चिम, यानी पश्चिम और उत्तर के बीच की जो स्थिति है, जो बीच का भाग है, उसे ही उत्तर पश्चिम दिशा कहा जाता है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है कि लगभग आज से 8000 साल पहले, कितने साल पहले? 8000 साल पहले उत्तर पश्चिम के विशेष क्षेत्र में लोगों ने अनाज उगाया। अनाज यानी गेहूं, जो गेहूं हम खाते हैं, हमारे खेतों में होता है। इसे आज से लगभग 8000 साल पहले खेती में उगाया गया था। कहाँ पर? सुलेमान और किरथर जैसी पहाड़ियों के तलहटी में, उनके आसपास।
उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब बात करते हैं, जब उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी, खेती करनी आरंभ कर दी, तो उसके लिए उन्हें पशुओं की भी आवश्यकता थी। खेतों को जोतने के लिए उन्हें पशुओं की भी आवश्यकता थी। ठीक है, उसके लिए उन्होंने जंगली जानवरों को पकड़ा, जैसे गाय, बैल, और इन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिया। ये लोग गांव में रहते थे बच्चों, पहले शहर नहीं होते थे। छोटी छोटी बस्तियां बनाकर ये लोग रहते थे, जिन्हें ग्राम यानी गांव कहा जाता था। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब आपका काम है मानचित्र में कि उत्तर पूर्वी दिशा में आपको गारो और भारत के बिल्कुल बीच में विंध्य पहाड़ियों का आपको पता लगाना है। ये कहाँ पता लगाएंगे आप? ये आप पता लगाएंगे मानचित्र में। किसके मानचित्र में? भारत के। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, यानी इन पहाड़ियों में भी कृषि का विकास देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर भी सर्वप्रथम आदि मानव ने, जब वो मानव बने, पूर्ण विकसित हो गए, उसके बाद उन्होंने खेती करना आरंभ कर दिया था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि विंध्य पहाड़ियों के आसपास, विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ हैं? विंध्य पहाड़ियाँ हैं भारत के बिल्कुल मध्य में। उनकी जो आसपास की तलहटी है, सर्वप्रथम वहाँ पर धान की कृषि हुई, चावल की खेती की गई। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे हमारे देश का उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र दिया गया है। बच्चों, इसी मानचित्र में आप जो जो बातें ऊपर आपको देखने के लिए कहा गया है, आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल बीच में भारत की विंध्य पहाड़ियाँ दिखाई जा रही हैं, जिसके आसपास से चंबल नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, ये सभी नदियाँ बह रही हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ बच्चों। आगे है मानचित्र 1 दक्षिण एशिया। कौन सा एशिया? एशिया। सबसे पहले मैं आपको एशिया के बारे में बताना चाहता हूँ। एशिया महाद्वीप है। महाद्वीप किसे कहते हैं? जिसमें कई देश होते हैं। और हमारा देश किस महाद्वीप में है? हमारा देश एशिया महाद्वीप में है। अब एशिया महाद्वीप को दो भागों में बांट दिया, उत्तर एशिया और दक्षिण एशिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षिण एशिया। हम दक्षिण एशिया में हैं, यानी हम एशिया के निचले वाले भाग में स्थित हैं। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये सभी देश कहाँ हैं? ये एशिया के नीचे वाले स्थान अर्थात दक्षिण एशिया में स्थित हैं। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ये सभी देश भी दक्षिण एशिया में ही हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। यहाँ बात की जा रही है कि दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन इसके आसपास समुद्र होने के कारण, पहाड़ियाँ होने के कारण यह एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप कहते हैं छोटा महाद्वीप। आगे है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। बच्चों, आपको मानचित्र देखना है और ये बताना है कि सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ कहाँ पर स्थित हैं। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग
4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। बच्चों यहाँ बताया गया है कि आज से 4700 पहले, लगभग 4700 साल पहले इन नदियों के आसपास ही लोगों ने शहर बसाने आरंभ कर दिए थे। कैसे शहर? मान लीजिए मैं आपको इतिहास के कुछ शहरों के उदाहरण देता हूँ, जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, ये सभी हड़प्पा सभ्यता के शहर हैं और ये सभी शहर सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के पास स्थित थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 2500 वर्ष पूर्व यानी 2500 साल पहले गंगा के आसपास के जो मैदान थे, तटीय मैदान, उनमें शहरों का विकास हुआ, यानी वहां पर शहर विकसित होने शुरू हो गए थे। अब बच्चों देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। बच्चों गंगा और इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी है सोन नदी। आपको मानचित्र देखना है, मानचित्र में आपको ये पता लगाना है कि गंगा नदी कहाँ है और इसकी सहायक नदी सोन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। गंगा के दक्षिण में, कहाँ पर? गंगा की दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। यानी जो गंगा के आसपास के जो पुराने क्षेत्र हैं उन्हें पुराने जमाने में कहा जाता था, यानी वो आज के समय में बिहार में स्थित है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। बच्चों जो इसके आसपास के जो क्षेत्र में नगर थे, उनकी जो राजा थे वे बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने बड़ी बड़ी राज्य स्थापित किए। राज्य यानी कई नगरों को मिलाकर के, कई गांवों को मिलाकर के एक राज्य बनता था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। बच्चों ये केवल गंगा के आसपास की बात नहीं, इस हमारे देश भारत देश में, आर्यव्रत देश में, ये हर विशेष क्षेत्र में इस तरह के छोटे छोटे राज्य पाए जाते थे जिनका मुखिया एक राजा होता था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। यानी लोग क्या करते थे, अगर उत्तर भारत में कोई विशेष राज्य है तो वहाँ के लोग दक्षिण भारत में जाते थे। यानी इस तरह से ही यात्रा होती रहती थी। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में आते जाते रहते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। बच्चों पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी, यातायात के साधन तो कुछ भी नहीं थी और सड़कें भी कच्ची ही थी, इसीलिए यात्रियों को इन कारणों से काफ़ी जोखिम उठाना पड़ता था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति अपने काम के सिलसिले में, काम के कारण अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे और कभी कभी उनके राज्य में कोई प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? जो प्रकृति के द्वारा कोई घटना घटित हो जाती है, जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। इसी कारण से वे व्यक्ति अपने राज्य छोड़ करके किसी विशेष स्थान पर चले जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। बच्चों पहले युद्ध काफी ज्यादा होते थे। एक राज्य दूसरे राज्य को हथियाने के लिए, उसे अपने में अधीन करने के लिए युद्ध करता था
और युद्ध करने के लिए उसकी सेना एक राज्य से दूसरे राज्य में चढ़ाई करने जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। यानी व्यापारी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। काफिले होते हैं ग्रुप, यानी व्यापारियों के साथ कुछ विशेष लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए जाते थे। कभी कभी वे बड़े बड़े जहाज़ों में जाते थे। जहाज़ कहाँ में चलते थे? पानी में, सागर में। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। मैं बात कर रहा हूँ धार्मिक गुरु यानी जो धर्म का प्रचार करते थे। तो धर्म का प्रचार करने के लिए वह इस स्थान से उस स्थान, उस स्थान से उस स्थान पर, यानी इस तरह से पूरे देश में वो घूमते रहते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। यानी कुछ लोग ऐसे होते थे बच्चों जो किसी रोचक स्थानों को यानी किसी इमारत को, प्राचीन इमारत को, किसी प्राचीन नदी को, किसी प्राचीन सभ्यता को ढूंढने के लिए पूरे देश में घूमते रहते थे। इन सभी यात्रियों से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। यानी बच्चों इसका लाभ यह होता था कि जो व्यक्ति दूसरे विशेष क्षेत्र में जाता था वो अपनी संस्कृति भी लेकर आता था और विशेष ज्ञान लेकर आता था, एक अलग भाषा लेकर आता था, जिससे उन लोगों को भी वो चीज़ें पता चलती थी, उनके बारे में जानकारी मिलती थी। अब आगे पढ़ेंगे हम। आगे हेडिंग है आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि आज यात्रा क्यों की जाती है? अभी हमने बात की पहले लोग यात्रा क्यों करते थे, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। आपको क्या देखना है? आपको देखना है मानचित्र 1। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा जो देश है, हमारे देश का जो मानचित्र है, उस महाद्वीप की, उस उपमहाद्वीप की जो निर्माण होता है वो पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्रों से मिलकर के होता है। ये प्राकृतिक सीमा होती है। सीमा कहते हैं बॉर्डर को, ठीक है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। अब आप ही बताएं, हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत है, क्या वो आप उसको पैदल पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते, असंभव है। हमारे दक्षिण में सागर है, क्या आप उसे पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, इसी विशेष क्षेत्र में ही, यानी इन विशेष बातों को अगर हम लें, जैसे पर्वत, पहाड़ियाँ, समुद्र, इनसे ही उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण हो जाता था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। अब बच्चों यहाँ बात होती है कि जिन्हें कुछ करने की चाह होती है वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। उनके आगे भले ही हिमालय पर्वत खड़ा हो, वे उसको भी पार करने की जिज्ञासा रखते हैं। और कुछ लोगों ने किया भी ऐसा, ठीक है। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। यानी बच्चों, इस उपमहाद्वीप में, यानी जिसमें हम रहते हैं, भारत जैसे उपमहाद्वीप,
जैसे मान लीजिए भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। ये सभी देश इस दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप में आते हैं। यानी और देश और उपमहाद्वीप के जो लोग थे वो यहाँ पर आए और यहीं के होकर के रह गए, यानी वो यहीं बस गए। और वो साथ में क्या लाए? वो साथ में अपनी एक विशेष संस्कृति लाए, विशेष भाषा लाए, जो उन्होंने यहाँ पर छोड़ दी और यहाँ की संस्कृति और यहाँ की भाषा को भी अपनाया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। इसका मतलब है कि कई साल तक तो ऐसा चलता रहा कि लोग पत्थर तराशने में, संगीत को रचने में और भोजन पकाने में एक दूसरे की सहायता लेते थे, एक दूसरे का ज्ञान ग्रहण करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सी हेडिंग है। आगे लिखा हुआ है देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपको पता है कि हमारे देश को इंडिया भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, आर्यव्रत भी कहा जाता है। ये नाम हमने अपने देश के लिए स्थापित किए हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। कहाँ से निकला है ये निकला है इंडस से, और संस्कृत में से सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। एटलस होता है बेटा बच्चों मानचित्र, वो जहाँ पर विशेष मानचित्र होते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अभी आप तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली होगी कि हमारे देश को इंडिया क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कि आज से लगभग 2500 साल पहले हमारे देश में ईरानी आए थे। ईरानी कहाँ से आए थे? ईरान से। यूनानी आए थे। यूनानी कहाँ से आए थे बच्चों? यूनान से। तो इन्होंने सिंधु नदी के पास जो विशिष्ट क्षेत्र था उसे हिंदोस कहा या इंदोस कहा। इसी के कारण ही हमारे देश को इंडिया कहा जाने लगा। भारत नाम का एक प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी हमारे देश को भारत क्यों कहा जाता है? हमारे देश को भारत के नाम पर कहा जाता है। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, जो सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का सबसे पुराना वेद माना जाता है, जिसकी रचना आज से लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी अब हमारे देश को ही भारत कहा जाता है। पहले किसी विशेष क्षेत्र को जो उत्तर पश्चिमी भाग था उसके लिए भारत कहा जाता था, लेकिन अब इसको पूरे देश को ही भारत कहते हैं। अब आगे हेडिंग है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। कैसे जान सकते हैं हम अतीत के बारे में? आगे पढ़ते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। बच्चों, यहाँ पर अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की बात हुई है, इतिहास को जानने की बात हुई है, उन घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बात हुई है जिन घटनाओं के बारे में हम जानते ही नहीं या वो हमारे जन्म से पहले ही घटित हो चुकी हैं। अब उनके बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? उनके बारे में हम उस समय में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढ सकते हैं
और उस समय लिखी गई पांडुलिपि को ढूंढ सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। बच्चों, उस समय पेन नहीं होते थे, पेंसिल नहीं होती थी, ऋषि मुनि इनको हाथ से लिखते थे। हाथ से यानी रोशनाई से लिखते थे और वो उनको ही पांडुलिपि कहते थे। ये विशेष हाथ से लिखी जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। यहाँ पर बच्चों बात कही गई है, अगर हम अंग्रेजी में पांडुलिपि का रूपांतरण करें तो उसको कहते हैं मेन्यूस्क्रिप्ट, और ये शब्द लैटिन शब्द है जिसमें मेनू का अर्थ है हाथ। लैटिन एक भाषा है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भ्रुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी या मिलती है। बच्चों, पहले कागज नहीं होते थे तो इन पांडुलिपियों को कहाँ लिखा जाता था? इन पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों पर या भ्रुज नामक पत्तों पर इनको लिखा जाता था। देखिए, एक चित्र दिया गया है, ये उस समय की पांडुलिपि है और ये किसी एक विशेष पत्ते पर लिखी हुई है और ये हाथ से लिखी हुई है। इसकी प्रिंटिंग नहीं हुई है, इसकी छपाई नहीं हुई है, इसीलिए इसको पांडुलिपि कहा जाता है। तो आशा है कि आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी कि पांडुलिपि किसे कहते हैं। अब आगे लिखा हुआ है, ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। बच्चों, जो चित्र मैंने आपको दिखाया, ये पांडुलिपि आज से लगभग 1000 साल पहले की है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, यानी इन पांडुलिपियों को पत्तों पर लिखा जाता था। कैसे पत्तों पर? ताड़ के पत्तों पर। भ्रुज नामक पेड़ के कुछ छाल होती थी, उस पर लिखते थी। तो उसके बाद किताब बनाने के लिए उन्हें इकट्ठा करके बांध दिया जाता था, इसलिए वो एक किताब बन जाती थी। भ्रुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। कहाँ देखना है? वो नीचे देख सकते हैं हम। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। बच्चों, पहले तो कोई भी विशेष लाइब्रेरी नहीं होती थी, विशेष स्थान नहीं होता था जहाँ पर इन पांडुलिपियों को सुरक्षित रख लिया जाए। इसी कारण से कुछ प्राचीन पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, उनमें दीमक लग गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। कुछ ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ आज भी आप म्यूजियम में देख सकते हैं, उनको सुरक्षित रखा गया है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। बच्चों, इन पांडुलिपियों को पहले विशेष राजा के लिए लिखा जाता था, उनका जीवन परिचय इनमें लिखा जाता था कि उन्होंने किस किस राज्य पर विजय प्राप्त की और वो वीरता में कैसे थे, और इनको विशेष ऋषि मुनि लिखते थे। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। बच्चों, ये सभी पांडुलिपियाँ अधिकतर पाली या प्राकृत या संस्कृत भाषा में लिखी होती थी, क्योंकि ये ही विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कही जाती हैं। जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, यानी उस समय के जो आम जीवन था, साधारण लोग थे, वो पाली भाषा का प्रयोग किया करते थे। लगभग 2250 वर्ष पूर्व यह अभिलेख
वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि जानते हैं? लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट। लिपियां अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चों, भाषा आप जानते हैं, भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है। हमारे विचार हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और यह भाषा संस्कृत जो विश्व की सर्वप्रथम भाषा मानी जाती है, यह भाषा इन अभिलेखों में भी देखने को मिल जाती है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में से है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। बच्चों, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख होता है जो किसी चट्टान पर लिखे जाते थे या किसी धातु पर लिखे जाते थे। और उनको कैसे लिखा जाता था? उनको उकेर कर लिखा जाता था। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। बच्चों, हमने ये जानकारी आपको पहले भी दी है कि राजा अपने कार्यों का विवरण इन अभिलेखों में करवाते थे, इन पांडुलिपियों में करवाते थे। अब उनका कार्यों का विवरण क्या होता था? उनका कार्यों का विवरण होता था कि वह किस विशेष क्षेत्र पर विजय प्राप्त करते थे और वह विजय उन्होंने किस तरह प्राप्त की। इसका मतलब है वह अपनी वीरता का बखान इनमें करवाते थे। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? पुरातत्वविद का मतलब होता है जो प्राचीन वस्तुओं का निरीक्षण करता है या प्राचीन सभ्यताओं का निरीक्षण करता है। निरीक्षण यानी उसको खोजना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। वो किस समय की है, कैसे बनी थी, उस समय लोग कैसे जीवन यापन करते थे, उनकी संस्कृति कैसे होती थी। तो इन चीज़ों का कौन पता लगाता है? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की और पकी हुई तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं। ये उस समय की किसी सभ्यता की वस्तुएं हैं। इसमें आपको एक घड़ा दिखाया जा रहा है और कुछ आभूषण दिखाए जा रहे हैं। इस तरह के पात्रों का प्रयोग आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व प्रयोग किया जाता था। पात्र किसे कहते हैं? पात्र का आशय होता है बर्तन। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह कैसे भिन्न है?
बच्चों, आपको इसके बारे में पता लगाना है कि आज के वर्तमान समय में कैसे सिक्के हैं, करेंसी कैसी है, उस समय राजा कैसे सिक्के बनवाते थे, उनके बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठा करनी है और आज के सिक्कों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करनी है। दोनों में अंतर आपको बताना है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। यानी बच्चों, इसका मतलब है कि जो पुरातत्वविद होते हैं वो उस समय की पशु पक्षियों की भी हड्डियां ढूंढते हैं, क्योंकि उस समय लोग शिकार करते थे। कुछ लोग शाकाहारी होते थे तो कुछ लोग मांसाहारी होते थे। अनाज को ढूंढ पाना मुश्किल होता था, वनस्पतियों को ढूंढ पाना मुश्किल होता था, लेकिन पशु पक्षियों की हड्डियों के अवशेष आज भी देखने को मिल जाते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। किन्हें कहते हैं इतिहासकार? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत किसे कहते हैं? अतीत होता है पुराना, प्राचीन, पुराने समय में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठे करने वाले ही इतिहासकार होते हैं। स्रोत की प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से ही हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार या पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इतिहासकार और पुरातत्वविद के माध्यम से ही हम किसी सभ्यता के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इतिहास में होने वाली घटित घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे है अतीत, एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। बहुवचन कहते हैं एक से ज्यादा, तथा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अर्थात किसी विशेष काम को करने वाले व्यक्ति का इतिहास अतीत अलग होता है, किसी कार्य को करने वाले व्यक्ति का इतिहास यानी अतीत अलग होता था। उदाहरण के लिए पशुपालकों या कृषकों का जीवन राजा और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। इसका मतलब है बच्चों, जहाँ राजा रानी वैभव में जीते थे, धन संपदा में जीते थे, वहीं छोटे कामगार लोग, पशुपालक या खेतीहर मजदूर कठिनाइयों से जीते थे। वहीं व्यापारी एक अच्छा काम करते थे, अच्छा व्यापार करते थे। वहीं छोटे छोटे शिल्पकार अपने जीवन को कठिनाइयों से जीते थे। इन सब में बहुत अंतर होता था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं।
इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि सभी का काम अलग अलग होता है। जहाँ गाँव में लोग खेती करते हैं, छोटे छोटे रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, वहीं शहरों के लोग बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं, बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं, बड़ा व्यापार करते हैं। तो इस तरह से जनता के बीच में काम के प्रति अंतर देखने को मिल जाता है, और यही अंतर अतीत में भी देखा जाता था, इतिहास में भी देखा जाता था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यानी कोई भी शासक, कोई भी राजा किसी अन्य राज्य पर जीत हासिल कर लेता था तो वह उसे लिखवाते थे, बखान करवाते थे। क्यों? क्योंकि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी उनके इस विजय को समझ सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। यहाँ पर बात कही गई है कि जो छोटे तबके के लोग होते थे, छोटे कामगार होते थे, वो अपने काम का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। यहाँ हम कामगार, छोटे कामगारों के, शिल्पकारों, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे लोगों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो जानकारी हम पुरातत्व की सहायता से ही प्राप्त कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म की 2000 वर्ष के बाद से है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जिस सन को, जिस तारीख को आप आज बताते हैं, वह सन, वह तारीख ईसाई धर्म को चलाने वाले ईसा मसीह के जन्म दिवस से शुरू हुई थी। मान लीजिए आज सन 2020 है, तो आज 2020 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। लेकिन क्या इससे पहले दुनिया थी? क्या इससे भी पहले कोई रहते थे? हाँ, इससे भी पहले बहुत राजा महाराजा हुए हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व कहते हैं। यानी जो ईसा मसीह के जन्म से पहले, आज से सन 2020 साल पहले का जो जीवन था, इतिहास था, उसे ई पू लिखा हुआ है यहाँ पर। ई पू का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका यह पाठ पूर्ण हो चुका है। आशा है आपने इस पाठ में अच्छी जानकारी प्राप्त की होगी और आपने इस पाठ के बारे में अच्छे से पढ़ा भी होगा। आपको इस पाठ में अतीत के बारे में जानकारी मिली, किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते थे, क्या क्या काम करते थे, सभी आपने इस पाठ में प्राप्त किया है। तो सभी बच्चों को धन्यवाद। अब आगे लिखे हुए हैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं? इसका उत्तर है, हम अतीत में शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, 8000 वर्ष पूर्व पुरुष स्त्री किसकी उपासना
उपजाना किया और किन किन पशुओं को पालतू बनाया? इसका उत्तर है 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। इसके बाद प्रश्न 3 है, सहायक नदियां किसे कहते हैं और कितने वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारों पर नगर बसे फले फूले? उत्तर है सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। उसके बाद है प्रश्न 4, गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास के प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते थे? उत्तर है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। प्रश्न 5 है, लोगों ने द्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। प्रश्न 6 है, किन किन जगहों का यात्रा जोखिम भरा था? उत्तर है कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियां और समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम हो जाती थी, यात्रा खतरनाक हो जाती थी। प्रश्न 7 है, व्यापारी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर किस से यात्रा करते थे? अधिकतर व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। प्रश्न 8 है, 100 वर्ष पहले लोग किन किन विचारों को अपनाते रहे हैं? 100 वर्ष से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के जीवन को, विचारों को अपनाते रहे हैं। प्रश्न 9 है, अपने देश के लिए हम किन नामों का प्रयोग करते हैं? अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 10 है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है और संस्कृत में उसे क्या कहते हैं? उत्तर है इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इसी संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। प्रश्न 11 है, अतीत की पुस्तकों को हाथों से लिखने के कारण क्या कहते हैं? इसका उत्तर है अतीत की पुस्तकों को हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता था। प्रश्न 12 है, पांडुलिपियां कहाँ मिलती हैं? इसका उत्तर है ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों के अन्य स्थानों में प्राप्त होती हैं। प्रश्न 13 है, अतीत की पुस्तकों में किसकी चर्चा मिली है? उत्तर है अतीत की पुस्तकों में मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिली है। प्रश्न 14 है, इन पुस्तकों में किस भाषा में लिखा होता है? उत्तर है इन पुस्तकों में संस्कृत में लिखा होता है। प्रश्न 15 है, आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? उत्तर है प्राकृतिक भाषा प्रयोग आम लोग करते थे। प्रश्न 16 है, हम किसका अध्ययन कर सकते हैं? इसका उत्तर है हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्न तो प्यारे बच्चों, आपको अभी यही प्रश्न करने हैं। प्रश्न 16 तक आपको अपना कार्य करना है। आपको ये अपना कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। तो सभी बच्चों को अगर कोई भी समस्या आ रही है तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।